सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं आप लोगों के सामने लगातार वीडियो सेशन लेकर के आता रहता हूं, जिसके अंतर्गत कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आज की ये लगभग 17वीं वीडियो है दोस्तों। इससे पूर्व 16 वीडियोज़ आप लोगों के सामने ला चुका हूं और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैंने उन वीडियोज़ में किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पेज पर जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने साथियों के साथ भी शेयर ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो यहाँ पर ऑप्शन है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो इस तरीके का था दोस्तों, करीब करीब ये, ठीक है। तो यानी कि त्रिभुजाकार था आपका, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो हल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? यहाँ पर ऑप्शन है रोपड़, लोथल, कालीबंगा या अणावली। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो हल से जोते गए खेतों के जो साक्ष्य मिले हैं वो राजस्थान के कालीबंगा से मिले हैं दोस्तों। कालीबंगा का मतलब आपको पता ही है दोस्तों, काली चूड़ियाँ। तो कालीबंगा से हल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हुए हैं और ये राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का जो अलंकरण है, यानी कि ईंट कच्ची ईंटों का या पक्की ईंटों की बात अगर हम करें तो ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला है? यहाँ पर ऑप्शन है कालीबंगा, चुनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो या बनावली। तो याद रखना दोस्तों, कालीबंगा से ही ईंटों का अलंकरण भी मिला हुआ है। चूड़ियाँ मिली हैं, ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं और ईंटों के अलंकरण भी कालीबंगा से आपके मिले हुए दोस्तों। और कालीबंगा आपका किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान राज्य में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपने आप में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। बृहद स्नानागार कहाँ पाए गए हैं? तो ये ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो बृहद स्नानागार हैं वो पाए गए हैं आपके मोहनजोदड़ो में, और मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किस देवता का चित्रण मिलता है सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में? यहाँ पर ऑप्शन है आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र। तो याद रखेंगे दोस्तों, आद्य शिव, शिव का आधार रूप, ठीक है ना, की चित्र हमें किस पे मिलता है? ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्योंकि एक प्रमुख नगर था मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का। जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। तो याद रखेंगे दोस्तों, मोहनजोदड़ो को जो जाना जाता था मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता था और बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? यानी कि कौन सा पशु उत्कीर्ण हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन है शेर, घोड़ा, बैल या हाथी। तो याद रखना दोस्तों, जो मुहरें मिली हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, उनमें एक सींग वाला बैल की आकृति वहाँ पर दिखाई गई है दोस्तों, ठीक है। तो एक सींग वाला बैल की आकृति मिलती है तो आपका आंसर हो जाएगा बैल की आकृति मुहरों पर मिली हुई है। ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी और लोग लोहे से परिचित थे। तो असत्य ढूंढना है दोस्तों। तो यहाँ पर नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल, ये क्योंकि नगरीय व्यवस्था थी इसलिए यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था।
ये मातृ देवी की उपासना करते थे, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। लोहे से परिचित है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। ये लोहे से परिचित नहीं थे क्योंकि ये कांस्य युगीन सभ्यता है और टिन और तांबे को मिलाकर के कांसा बनाते थे ये लोग, तो ये लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो ये आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा कि लोहे से परिचित थे, ये असत्य कथन है दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़, ठीक है। तो रोपड़ भी एक हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। ये किस नदी के किनारे बसा है? यहाँ पर ऑप्शन है चेनाब, सतलज, सिंध या रावी। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो रोपड़ है वो आपका सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, पंजाब में, ठीक है। रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो काफ़ी सारे हड़प्पाकालीन स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूं दोस्तों आपके सामने। अब वहां पर अगर विचार करने के लिए कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों को अगर इतना भी आता होगा तो आप अपना दिमाग लगा करके उनको कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो जो आरंभिक वैदिक साहित्य था दोस्तों, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा वर्णित कौन सी नदी के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सिंधु, शत्रुद्री, सरस्वती या गंगा। तो याद रखेंगे जो आरंभिक वैदिक साहित्य था उसमें सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया गया है जिस नदी का, उसका नाम है सिंधु। याद रखेंगे सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा बार किया गया है प्रारंभिक वैदिक साहित्य में। यद्यपि सरस्वती नदी एक प्रमुख नदी थी वैदिक ऋग्वेद में, ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी, लेकिन वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन किसका है? सिंधु नदी का है दोस्तों, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का संवाद आपने देखा होगा दोस्तों कि नचिकेता के पिता ने बोल दिया था उनको कि मैं तुझे यम को दूंगा, और वो यमराज की खोज में चल गए थे। उसके बाद तब नचिकेता और यमराज को विवश होकर के उसको अपने दर्शन देने पड़े थे। तो वही नचिकेता और यमराज का जो संवाद है वो किस उपनिषद से प्राप्त होता है? यहाँ पर है बृहदारण्यक उपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से, कठोपनिषद से या केन उपनिषद से। तो याद रखेंगे दोस्तों, नचिकेता और यम का जो संवाद मिलता है वो मिलता है हमें कठोपनिषद से दोस्तों। याद रखेंगे कठोपनिषद से नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण भारत के किस स्थल से खुदाई में मिले हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है तक्षशिला, अंतरजी खेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर। तो याद रखेंगे दोस्तों, लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वो उत्तर प्रदेश के एटा के अंतरजीत खेड़ा, अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन। ए कनिंगम ने दोस्तों सर्वप्रथम क्या किया था? इसकी खोज की थी अतरंजी खेड़ा की 1966-67 के आसपास में दोस्तों, ठीक है। तो अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन का प्रमाण मिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता दोस्तों किस पुस्तक से संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन है अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से या धर्म से। तो जो दोस्तों चरक संहिता जो है वो आपकी जो संबंधित है वो आपकी चिकित्सा से है दोस्तों, ठीक है। और चरक जो थे वो आपका कहाँ किसके दरबार में थे? तो ये कह सकते हैं हम कि कुषाण शासक था वो, ठीक है, अभी एकदम से याद नहीं आ रहा है। तो चरक संहिता जो लिखी थी वो लिखी थी चरक ने, और ये चिकित्सा से संबंधित है पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ठीक है, तो भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है वो कौन सी है? यहाँ पर है सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा या योग। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है वो सांख्य दर्शन है दोस्तों, ठीक है। और सांख्य दर्शन किसने दिया था? महर्षि कपिल ने दिया था दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर वैशेषिक दर्शन का भी है, तो ये महर्षि कणाद ने दिया था। कणाद ये कई बार मैच करने के लिए भी आ जाते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा की अगर बात करें तो जैमिनी ने दिया था दोस्तों, जैमिनी। और योग दर्शन दिया था पतंजलि ने, ठीक है, पतंजलि ने दिया था दोस्तों, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, यहाँ पर से क्वेश्चन बन जाते हैं। बहरहाल भारतीय दर्शन का जो आरंभिक जो विचारधारा है वो सांख्य दर्शन से रिलेटेड है दोस्तों, और जिसका प्रतिपादन किसने किया था? कपिल मुनि ने दिया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं
वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई? ठीक है, तो ये दर्शनों की अभिव्यक्ति किस युग में हुई थी? ऑप्शन है वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में। तो याद रखेंगे दोस्तों गुप्त युग में। ठीक है, गुप्त युग में, गुप्त युग में याद रखेंगे आप लोग कि गुप्त युग में ये सांख्या योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांत जो हैं इनके सब दर्शनों का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति इनका गुप्त युग में हुई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? यहाँ पर ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या आचार्य जे.बी. कृपलानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था दोस्तों वो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, याद रखेंगे। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। और कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को किया था दोस्तों, याद रखेंगे। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया गया था? अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। और 13 दिसंबर को 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था संविधान सभा के आगे। तो ये तीनों चीज़ें आप अपने माइंड में रख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव था दोस्तों वो संविधान सभा के द्वारा कब दिया गया? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, जनवरी 20, 1947 या जुलाई 26, 1946। तो याद रखेंगे दोस्तों क्योंकि दिसंबर में संविधान सभा की बैठक शुरू हुई थी 1946 में, 9 दिसंबर से शुरू हुई थी। और भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव पारित किया गया था संविधान सभा द्वारा वो किया गया था 22 जनवरी 1947 को, याद रखेंगे। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो झंडा समिति भी थी एक। ठीक है, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है जे.बी. कृपलानी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखेंगे झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे जे.बी. कृपलानी, याद रखना। जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो राष्ट्रीय झंडा जो हमारा तिरंगा है इसकी अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने ग्रहण कब किया था? यहाँ पर ऑप्शन है जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 या अगस्त 1947। तो याद रखिएगा दोस्तों भारतीय झंडे को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था दोस्तों। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिर बार मिली? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो आखिर बार कब हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। तो याद रखेंगे दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिर बार बैठक हुई थी या फिर लास्ट टाइम मिले थे दोस्तों। उसके बाद 26 जनवरी को संविधान लागू कर दिया गया था दोस्तों। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन आपात उपबंध हैं दोस्तों, 352, 356 और 360 दोस्तों अनुच्छेद के अंतर्गत। तो भारत की जो आपातकालीन शक्तियां जो ली गई हैं, राष्ट्रपति जो लगा सकता है आपातकाल, वो किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पर है कनाडा के संविधान की, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, जर्मनी के बीमर संविधान की या अमेरिका के संविधान की। तो जो आपात उपबंध लिए गए हैं दोस्तों वो लिए गए हैं जर्मनी के बीमर संविधान से दोस्तों, याद रखेंगे जर्मनी के बीमर संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? ठीक है, तो 11वीं अनुसूची आपको पता है संविधान में 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों वर्तमान में। और 11वीं अनुसूची में क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पंचायती राज, नगर पालिका, केंद्र राज्य संबंध, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है दोस्तों। क्या है? पंचायती राज। और पंचायती राज को
73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, इसमें भाग 9 और 9 को जोड़ा गया था। उसके बाद नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो भारत की चौथी अनुसूची में क्या है मतलब, तो इसमें है पहला ऑप्शन, इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। बिल्कुल गलत है। इसमें संविधान के सूचित भाषाएं दी गई हैं, वो 8वीं अनुसूची में दी गई है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध दिए गए हैं, ये 5वीं अनुसूची में दिया गया है। इसमें ये इससे पहले वाला देख लेते हैं। इसमें संविधान की सूचित भाषाएं दे रखी, ये 8वीं अनुसूची में है। और इसमें संघ तथा राज्य की शक्तियों के विवरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है, तो ये 7वीं अनुसूची में है दोस्तों। और इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं, तो ये चौथी में है दोस्तों। तो आपको चौथा ही निकालना था कि चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में स्थानों का वितरण, यानी कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का आवंटन होगा दोस्तों। तो ये चौथी अनुसूची में है, आपका आंसर हो जाएगा डी, और इसी में चौथी अनुसूची है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा संविधान है? यहाँ पर अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 51। तो याद रखेंगे दोस्तों, नीति निरीक्षक तत्व के सिद्धांत जो है उसमें अनुच्छेद जो 51 है, उसमें प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द बनाने में सहयोग करेगा, ये बात की गई है। और अनुच्छेद 51 के तहत ही भारत क्या करता है, विदेश नीति भी अपनी तैयार करता है दोस्तों। तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 51 के तहत विदेश नीति से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था पूर्ण राज्य का? यहाँ पर ऑप्शन है 1956 में, 1967 में, 1971 में या 1975 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत 1971 में हिमाचल प्रदेश को क्या किया गया था दोस्तों, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में हिमाचल प्रदेश को दिया गया था दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो भारत में आपको पता ही है कि एकल नागरिकता है। ठीक है, और यह अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? ये ऑप्शन है इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से। तो दोस्तों एकल नागरिकता की जो अवधारणा अपनाई गई है वो अपनाई गई है इंग्लैंड में, इंग्लैंड से दोस्तों, याद रखिएगा, ब्रिटिश संविधान से या फिर इंग्लैंड से अपनाई गई एकल नागरिकता की अवधारणा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक है वो क्या दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के सक्षम समता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक होगा वो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं ले सकता है। ठीक है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार उसको नहीं है दोस्तों भारत में रहकर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग क्लियर अपने दिमाग में रख लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित करने वाला निकाय है वो कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पर चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या संसद और विधानसभाएं। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में जो नागरिकता से संबंधित संविधान होते हैं वो हमारे संविधान में वर्णित होते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसको कि विधानसभाएं कभी भी नहीं कर सकती हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे, संसद ही क्या करेगी, नागरिकता प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश या शर्तें निर्धारित करेंगी दोस्तों। तो संसद इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23-24 या अनुच्छेद 25 से 30। तो यहाँ पर आपको पता है दोस्तों, अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है, समानता का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार याद रहने चाहिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। और अनुच्छेद 25 से लगभग 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों वो आपका है 19 से 22 तक।
ठीक है, 19 से 22 तक तो आपका आंसर हो जाएगा 19 से 22, ऑप्शन नंबर बी भारतीय संविधान में अनुच्छेद वर्णन करता है स्वतंत्रता के अधिकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। तो याद रखेंगे अनुच्छेद जो 21 है व्यक्तिगत जीवन जीने की का अधिकार है, इसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है दोस्तों। तो याद रखेंगे इसमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों आ जाएंगे। तो अनुच्छेद 21 निम्नलिखित किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? याद रखेंगे कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध दोस्तों। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इससे पूर्व भी 16 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्तों, आप उनका भी ज़रूर अनुसरण कीजिएगा और इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे दोस्तों। तो इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।